हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर जो हमने शुरुआत किया था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पूरे हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को जब शिवाजी महाराज जब आए थे उनके पहले हमारे महाराष्ट्र का क्या हाल था, ये सभी चीज हम लोग को पढ़ना है दोस्तों इस चैप्टर में। तो पहला लेक्चर ऑलरेडी मैंने करा दिया, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि किस हिसाब से पहले के जो लोग थे, ब्रिटिश, डच और जो पोर्तुगीज लोग ने, उन्होंने हमारे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह को कब्जा करके रखा था। हमारे पूरे इंडियन मार्केट को, खासकर महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन मार्केट्स को पूरा कब्जा करके रखा था और अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह लगा दी थी। फिर हमने देखा था जो 3 चीज मैंने आपको बताया था। एक होता है विलेज, विलेज का मतलब होता है मौजा, ठीक है, छोटा विलेज जो होता है। फिर रहता है कस्बा, तो मैंने आपको बताया था कस्बा क्या होता है। तो ये 2 चीज मैंने एक्सप्लेन किया था। तो परगना क्या होता है ये हम लोग का पढ़ना बाकी है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे परगना क्या होता है। और उसके बाद आपको मैं फमाइन के बारे में बताऊंगा, जो कि महाराष्ट्र में एक बार फमाइन आया था, यानी सूखा पड़ गया था, लोग को खाने की कमी हो गई थी, ये एक्सप्लेन करूंगा। एंड साथ में वर्करी मूवमेंट का इनिशियल जो है वो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में बाकी के जो सब्जेक्ट्स है ऑलरेडी हमने सब कंप्लीट करके रखा है। आपके 7th के लिए खासकर बता दूं, आपका साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा चैप्टर्स महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज जाइए, देखिए, और बहुत सारे चैप्टर्स वहां पे है, अच्छे से देखना, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना और शेयर करते रहना, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में जो बाकी के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उनको भी बता देना कि उनके लिए भी साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज कंप्लीटेड है। तो प्लीज जाइए, देख लीजिए। और कंटिन्यूस वीडियो भी हम लोग बना रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यूसली देखते रहना, ठीक है। और साथ ही में 2 और चैनल है हमारे, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स, उसको भी सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट कर देना हमें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज जो मैंने बोला परगना की। तो आपको याद होगा मैंने बताया था, आपको हिंट दिया था परगना का मतलब क्या होता है। परगना इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द विलेजेस, यानी कि अगर बहुत सारे विलेजेस को एक साथ में इकट्ठा कर दूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परगना बोलते हैं। हमारा मौज जो था, ठीक है ना, हमने कल आपको बताया था मौज, ठीक है ना। मौज का मतलब होता है एक बहुत ही छोटा विलेज, एक छोटा सा गांव, ठीक है ना, एक छोटा सा विलेज रहेगा, उसको मौजा बोलेंगे। और वही एक कस्बा होता है। तो कस्बा मैंने बताया, तो कस्बा क्या होता है, ये जो परगना है उसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो कस्बा रहता है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन परगना एग्जैक्टली क्या होता है, तो बहुत सारे विलेजेस जब एक साथ कंसीडर किया जाएगा उसको परगना कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि परगना जो होते हैं, हो सकता है 40 भी हो, मतलब 40 गांव को मिला के भी हो सकता है, 100 गांव को मिला के हो सकता है 1000 गांव को मिला के हो, यानी कि उनके जो नंबर्स होते हैं वो डिपेंड कर सकते हैं। और इनके जो नंबर्स होते हैं विलेजेस के, वो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 गांव अगर एक साथ रहेंगे तो ही उसको हम लोग परगना बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ विलेजेस जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते और सेम नहीं होते। और साथ ही में कुछ एग्जाम्पल यहां पे दिया है कि सबसे बड़ा जो परगना माना जाता है वो होता है पुणे परगना, ठीक है ना, वैसे बिग परगना, ठीक है। आपको पुणे शहर तो पता ही है, आज हम लोग उसको शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पुणे सिटी बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है महाराष्ट्र में। लेकिन एक अर्लियर टाइम्स में बात करें तो कस्बा, मौज और परगना के हिसाब से डिवीजन किया गया था। तो ये जो कस्बा जो होता है, यानी कि कस्बा जो मैंने बताया हेडक्वार्टर होता है, लेकिन वैसे ही परगना जो होता है, सबसे बड़ा परगना माना जाता था पुणे को। एंड नॉर्मल तौर पर अगर बात किया जाए तो उसमें कुल मिला के 290 विलेजेस होते थे, यानी पुणे जो बना था 290 विलेज को बना के कंबाइन करके बनाया गया था परगना। यानी पुणे नाम का जो परगना था उसके अंदर कितने विलेजेस आते थे, 290 विलेजेस आते थे। फिर उसके अलावा बात करें, फिर चाकन परगना था जिसमें 64 विलेज आते थे। आपको पता है पुणे के अंदर ही एक जगह आता है चाकन, आज के डेट में, आज आप पुणे कहीं पे जाओगे तो इंडस्ट्रियल एरिया आता है चाकन। आप बहुत सारे लोग शायद चाकन से बिलोंग करते होंगे, कमेंट करके बताना। तो चाकन जो है 64 जो विलेज है उसको कंबाइन करके बनाया गया था, 64 विलेज को, ठीक है ना, 64 विलेज को कंबाइन करके बनाया गया था। उसके बाद अगर बात करें फिर शिरवाल परगना जो सबसे छोटा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 40 विलेज थे। और ये जो परगना होते हैं, इसके जो मतलब मेन कंट्रोलर्स जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं यहाँ पे, दैट इज द देशमुख एंड द देशपांडे। ये क्या होते हैं, वतनदार होते हैं, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो देख रेख करने की जो जिम्मेदारी होती है। जैसे कि हमारे इसमें पुलिस डिपार्टमेंट कैसा होता है, जो देख रेख करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, कुछ क्राइम होने नहीं देता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो गांव होते थे तो उसमें जो देशमुख होते थे और देशपांडे होते थे। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे दैट इज देशमुख एंड देशपांडे, ठीक है। देशमुख एंड देशपांडे जो होते थे वो इनको मेंटेन करते थे, तो वो उनके क्या होते थे, वतनदार होते थे। और साथ ही में अगर मैं बता दूं कि जो देशमुख होता था वो क्या होता था, चीफ होता था, किसके, पाटिल्स की। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, कस्बा के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था
ठीक है ना। और मौजा के अंदर, विलेज के अंदर, तो विलेज के अंदर जो मेन होते थे वो कौन होते थे? पाटिल्स होते थे। तो पाटिल्स के ऊपर भी कोई तो रहेगा। तो यानी कि यहां पे जो देशमुख होते थे वो चीफ होते थे। किसके चीफ होते थे? यहां पे जो पाटिल्स होते थे उसके भी क्या होते थे? वो चीफ होते थे। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? परगना के अंदर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो परगना में जो देशमुख होते थे वो क्या होते थे? चीफ होते थे पाटिल्स के। और साथ ही में जो देशमुख होते थे यहां पे वो परगना लेवल पे काम करते थे। यानी कि वो एक गांव के लेवल पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो गांव परगना के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि पुणे का एग्जांपल लूं तो 290 विलेजेस इसके अंदर आ गए ना। एक परगना के अंदर 290 विलेजेस है। तो 290 विलेजेस के अंदर हर गांव में एक पाटिल होगा। हर गांव में एक पाटिल होगा, यानी कि इसके अंदर भी लगभग 290 पाटिल्स होंगे। अब उसके ऊपर कौन रहेगा? एक चीफ रहेगा उसका। और वो चीफ कौन रहेगा यहां पे? दैट इज देशमुख। वो चीफ कौन रहेगा? देशमुख रहेगा। यानी कि देशमुख जो होते थे वो पूरे के पूरे परागना लेवल पे काम करते थे और उनके अंडर में आते थे पाटिल। समझ में आ गया? ये चीज हो गया। एंड साथ ही में ये जो देश पांडे होते थे ना, वो ये देशमुख पाटिल्स के चीफ होते थे। और देश पांडे जो होते थे वो कुलकर्णीज के चीफ होते थे। मैंने आपको कुलकर्णी भी बताया था, जो कि हेल्प करते थे पाटिल्स की गांव के लेवल पे, कस्बे के लेवल पे। वैसे ही यहां पे देशमुख पाटिल के चीफ हो जाएंगे और देश पांडे कुलकर्णी के चीफ हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो देश पांडे होते थे यहां पे, वो क्या करते थे? परगना लेवल पे अगेन काम करते थे। और इनका जो कुलकर्णी का जो भी काम विलेज लेवल पे होता था उसका वही काम परगना लेवल पे होता था। और साथ ही में ये जो वतनदार होते थे ये एक लिंक प्रोवाइड करते थे किसके बीच में? लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। यानी कि अगर पीपल को, लोगों को कोई भी बात गवर्नमेंट के सामने रखनी है, अपना दुखड़ा गाना है या फिर आपका सपोर्ट चाहिए, तो ये जो चीज था वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता था। वो किनके थ्रू पहुंचेगा? वो देशमुख और देश पांडे के थ्रू ही पहुंचेगा। यानी कि हम पहले किसके पास जाएंगे? देशमुख या फिर देश पांडे के पास जाएंगे। एंड वो जो मसला रहेगा हमारा, वो जो मुद्दा रहेगा, वो फिर कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी लाइक दुश्मन का अटैक होता है, दुश्मन की एंट्री होती है गांव में, या फिर कोई सूखा पड़ जाता है, जैसे होता है ना गांव में सूखा पड़ गया, खाने की कमी हो गई, जो कि आगे हमारा एक टॉपिक आएगा उसका। तो ये जो वतनदार होते हैं ना, वो जो ग्रीवेंस होता है, ग्रीवेंस यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो ना आप कि अगर लोगों का कुछ दुख है, लोग की कुछ लाइक परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो वो परेशानी को लेके वो कहां जाते थे? गवर्नमेंट के पास जाते थे। लेकिन वो किसके थ्रू जाना पड़ता था? अगेन देशमुख या फिर देश पांडे के थ्रू ही इनको यहां पे जाना पड़ता था। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि ये जो ऑफिसर्स होते थे ना, वो अपने पोस्ट का वो मिसयूज भी करते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई भी लोग जो होगा एक पर्टिकुलर रैंकिंग पे अगर होगा, एक ऑफिसर के पोस्ट पे होगा या फिर एक बड़े लेवल पे होगा, तो कभी कभी उनके अंदर क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। तो ये जो लालच होता है वो बहुत सारे लोग क्या करते थे? यहां पे अपने पावर का मिसयूज करते थे और आम लोगों से पैसे ऐंठते थे और अपना जेब भरते थे। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारी चीजें होते गई और बहुत सारा जो पैसे था वो आम नागरिक से कलेक्ट किया गया। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसके वजह से आम नागरिक को, यानी नॉर्मल पीपल को, गांव वाले लोग को बहुत ज्यादा हैरासमेंट, यानी कि एक तरीके से परेशानी आप बोल लो, उसका सामना करना पड़ा था। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक जिसका नाम था परगना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं परगना क्या होता है ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक। लेकिन आज और दो टॉपिक पढ़ने हैं। अभी दूसरा जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज वो है फमाइन। तो फमाइन को लेकर एक बहुत ही बड़ा भयंकर चीज हुआ था महाराष्ट्र में। आपको पता होगा एक टाइम ऐसा था महाराष्ट्र में, थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहां पे। तो महाराष्ट्र में एक समय ऐसा आ गया था ना, वहां पे क्या आ गया था? फमाइन आ गया था। फमाइन का बेसिक मतलब होता है सूखा पड़ जाना, यानी कि पानी की कमी हो जाना। और पानी की कमी हो जाएगी तो खेत वगैरह जो होते हैं, खेत खलियान जो होते हैं, उसमें हम लोग क्रॉप्स को उगा नहीं पाएंगे। तो क्रॉप्स अगर नहीं उगेंगे तो लोगों को खाने की कमी हो जाएगी, यानी पानी की कमी भी हो गई और क्रॉप्स की कमी, यानी कि खाने की कमी और पीने की कमी दोनों की हो जाएगी। तो इसका टॉपिक का नाम है दैट इज द कैलामिटी ऑफ ए फमाइन, यानी कि एक फमाइन का घटना हुआ था। ठीक है ना, कैलामिटी ऑफ फमाइन। तो वो क्या हुआ था ये सभी चीज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। द कैलामिटी ऑफ फमाइन। तो यहां पे नॉर्मली एक एग्रीकल्चर जो होता है, यानी कि लोग जो वो टाइम पे गांव में होते थे, उनका जो मेन जीने का जो जरिया है वो क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर है। क्योंकि पुराने जमाने में कोई इंडस्ट्रीज ज्यादा होती नहीं थी कि लोग जाके काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और वो पैसे से गेहूं चावल खरीद के अपना पेट भरेंगे। तो वो जो होते थे वो किसान होते थे, वो अपना पेट अपनी खेती से ही भरते थे, यानी खेती करके क्रॉप्स उगाया और वही खाया। तो यही होता था। तो एक टाइम ऐसा आया था कि जो फूड ग्रेन्स था उसकी बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आया था, एक ग्रेट फमाइन जो है वो हुआ था लगभग 1630 में, यानी कि 1630 साल में, जब 1630 ईयर जब चल रहा था, तो महाराष्ट्र में एक बहुत ही भयंकर फमाइन आया था। फमाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से पानी की कमी हो जाना, जिसके वजह से इनडायरेक्टली खाने की कमी भी हो जाएगी। क्योंकि एग्रीकल्चर्स वगैरह में फूड ग्रेन कैसे प्रोड्यूस होंगे जब उसके अंदर पानी ही नहीं डालेंगे हम लोग। तो ये जो घटनाएं हैं वो होने लगी और इसके वजह से क्या हो गया कि बहुत सारा चारा जो होता है उसकी कमी हो गई। तो जो लोकल जो ये होते हैं, मतलब
डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको भी चारा की जरूरत होती है ना, तो वो चारा भी नहीं मिल रहा था, तो डोमेस्टिक एनिमल्स का भी बुरा हाल था। यानी कि इन शॉर्ट एनिमल्स भी अफेक्टेड थे और इन शॉर्ट ह्यूमन बींग्स जो थे वो टाइम पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे, जिसके वजह से गांव के कुछ लोग ऐसे मजबूर हो गए थे, उनके पास पानी तक पीने के लिए पैसा नहीं था, और एक तरीके से बोल सकते हैं ना हम लोग कि इतना बुरा हाल हो गया था कि वो एक रोटी के लिए, एक भाकरी के टुकड़े के लिए अपने आप को बेचने के लिए रेडी हो गए थे। यानी उस टाइम पे लोगों का इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था दोस्तों, क्या बताओ मैं, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग भले ही थोड़े से मतलब एज कंपेयर टू अमेरिका वगैरह थोड़े पीछे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमने बहुत तरक्की कर ली है। अगर हमारे इंडिया का पुराना पिछला 300-400 साल उठा के देखोगे ना और आज कंसीडर करोगे तो हमने बहुत ज्यादा तरक्की की है और बहुत आगे बढ़े। आज हम लोग 2-3 टाइम आराम से खाना खा लेते हैं। भले ही मुझे भी पता है कि देयर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया ऑल्सो जो एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता है, इसीलिए मैं बार बार एक चीज में बोलता हूं कि फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना गरीबों की मदद करना चाहिए। और मेरा जो ये मुहिम है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही नॉलेज है जो कि है एजुकेशन का नॉलेज, एजुकेशन का नॉलेज जो है, तो मैं चाहता हूं कि वो चीज मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दूं ताकि आप लोग एडुकेटेड हो जाओ और आप लोग कुछ क्रांति करके दिखाओ, क्योंकि मेरे अकेले से नहीं होगा दोस्तों, आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा। तो जो मेरा इंटेंशन है कि महाराष्ट्र में हर एक बच्चा जो गरीब से गरीब है, जो क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते पैसों की कमी की वजह से, लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये चैनल क्रिएट करने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हर बच्चे को यहां पे मैं अच्छे से पढ़ा सकूं, और उसके पास एक बार नॉलेज आ गया ना तो लाइफ में वो कुछ ना कुछ तो बड़ा कर लेगा, और जरूर से अपने घर की और अपनी पूरी फैमिली की और साथ ही में पूरी की पूरी गांव की ना, वो पूरा बोलते हैं ना हम लोग, काया पलट कर देगा और बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा एजुकेशन में इतनी ताकत होती है कि अगर एक बच्चा भी पूरे खानदान में पढ़ लेता है ना तो पूरे खानदान की किस्मत बदल जाती है, अगर उसको अच्छे जॉब पे या फिर अच्छे पोस्ट में वो पहुंच जाता है तो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप लोग करना, भले ही आप लोग छोटे हो लेकिन ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो जैसा मैंने बोला, वो गांव में ऐसा सीन था कि लोग जो है इतने बेबस हो गए थे, ना पीने के लिए पानी बच रहा था, खाने के लिए एक चपाती, एक चावल का टुकड़ा, चावल का दाना जो होता है वो भी नहीं मिल रहा था। तो लोग इतने मजबूर हो गए थे कि जिन लोग के पास थोड़ा बहुत था वो लोग अपने आप को बेचने के लिए रेडी हो गए थे कि तू भाई मेरे को खरीद ले, तू मेरे से काम करवा ले, तू मेरे से मजदूरी करवा ले, कुछ भी करवा ले, लेकिन बदले में मुझे एक भाकरी दे दे ताकि मैं खा के जिंदा रह सकूं। क्योंकि यहां पे बात हो गई थी जिंदा रहने की। अगर फमाइन आया है, नेचुरल कैलामिटी है, बारिश नहीं आया तो क्या कर सकते, खेती बाड़ी नहीं हुई तो अनाज कहां से आएगा, खरीद के मार्केट वगैरह इतने होते नहीं थे कि खरीद के आदमी खाए, पैसे तो होते नहीं थे लोगों के पास। तो ये इतना बुरा हाल था कि लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन खरीदने वाला भी कोई नहीं था। कौन खरीदेगा? क्योंकि बाकी जो थे, यानी कि जो सामने वाले लोग थे, उनका भी तो यही हाल है, उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो तरस है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो होने लगी, एंड यहां पे बहुत सारा डिजास्टर जैसा चीजें हो गया था, और बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स जो होती है, चावल दाल गेहूं, ये सब की शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई थी। लोग जो है कैटल्स और फार्म एनिमल जो है मरना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको भी चारा नहीं मिल रहा था। लोग अपने खाने के लिए खाना नहीं जुटा पा रहे थे, तो जानवर को खिलाने के लिए जो चारा होता है उनको वो भी नहीं खिला पा रहे थे। तो जो कैटल्स के फार्म होते थे, डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे, वो भी मरना शुरू हो गए। एंड धीरे धीरे इतना बुरा सिचुएशन हो गया, इंडस्ट्रीज सब बंद पड़ गई थी, जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी लोगों ने बंद कर दिया, और लोग अपने शहर को छोड़ के, आई मीन अपने गांव को छोड़ के दूर दूर जाने लगे ताकि कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, और अपनी जिंदगी को जिंदा रखने के लिए वो लोग दूर दूर तक निकल गए, और बहुत सारी चीजें हुआ। एंड धीरे धीरे बहुत सालों लग गए दोस्तों ये सिचुएशन को नॉर्मल होने में, ताकि जो पीपल है, जो वहां के लोग हैं, वो आराम से अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। ये सभी चीज हुआ था दोस्तों 1613 के टाइम में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट से और देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है ना, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है द मूवमेंट ऑफ द वर्करी। ठीक है ना, द वर्क ऑफ द वर्करी मूवमेंट। तो ये जो वर्करी मूवमेंट है ये क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। द वर्क ऑफ द वर्करी मूवमेंट। ठीक है, ओके, द वर्क ऑफ द वर्करी मूवमेंट क्या है? तो सबसे पहली बात, ये वर्करी जो मूवमेंट है इसको आप समझ सकते हो सिंपल तरीके से रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है ना, या फिर रिलीजियस मूवमेंट बोलो, रिलीजियन मूवमेंट बोलो, या फिर एक इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे संत होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे साधु संत होते हैं, गुरु होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपना नॉलेज को व्यतीत करते हैं। और आपने इसके पहले का जो चैप्टर रिलीजियस सिंथेसिस अगर आपने पढ़ा है, जो मैं नहीं पढ़ा है दोस्तों इसके पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो क्या हुआ कि एक समय आया कि बहुत सारे साधु संत, जो कि हम लोग अभी नाम लेंगे उनका, तो ये सब चीज ने बहुत ही ज्यादा चेंजेस लाने की कोशिश की। और खासकर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, यानी महाराष्ट्र में क्या क्या चीजें होने लगा ये सब चीज बताएंगे। तो बहुत सारे ऐसे सोसाइटी थे जो बहुत सारे अंधा बोलते हैं ना हम लोग की कुछ भी रिचुअल्स बिलीव करते थे, यानी कि एक तरीके से बोल लो कि कुछ भी रिवाज है, कुछ भी रीति रिवाज है, कुछ भी संस्कृति है, तो वो लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे महाराष्ट्र में या फिर हमारे इंडिया में हुई है जो बहुत ही गलत है। ठीक है,
तो ये सब चीज को ब्लाइंडली बिलीव ना करो आप लोग, यानी कि आंख बंद करके भरोसा ना करो। तो ये सब चीज को सुधारने के लिए बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे महात्मा थे, साधु थे, संत थे, उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया है और बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पे कॉमन पीपल के सामने लाए हैं। वो सभी चीज हम लोग देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में खासकर जो संत होते हैं उन्होंने अपना बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लोगों में बांटा है और लोगों को इंस्पायर किया ताकि लोग जो है जागरूक रहे और सुरक्षित रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उनका जो विजन है, विजन मतलब क्या, सोचने समझने का नजरिया, जो बर्ताव होता है वो सुधरे और लोग ब्लाइंडली किसी चीज के ऊपर बिलीव ना करे। कोई भी अंधश्रद्धा, जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अंधश्रद्धा बोलते हैं ना हम लोग, तो उसके ऊपर बिलीव ना करे। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा हो। तो महाराष्ट्र में जो ट्रेडिशन था संत का वो बिगिन हुआ, यानी कि शुरुआत जो हुआ वो हुआ संत ज्ञानेश्वर द्वारा, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा। तो संत ज्ञानेश्वर जो थे और साथ में संत नामदेव थे, उन्होंने बहुत सारे संत को इकट्ठा किया और बहुत सारे अलग अलग सोसाइटीज में यानी कि अपनी बात, अपनी जो चीजें थी, जो ट्रेडिशंस था, उनको व्यक्त किया ताकि लोगों की आंखें खोली जा सके, अंधश्रद्धा के ऊपर जो लोगों की गलत फहमी थी उसको दूर की जा सके। तो ये सभी चीज होने लगा और अलग अलग लोग अलग अलग सोसाइटीज से यहां पे आने लगे और ये ट्रेडिशन को मानने लगे और उसका एक पार्ट बनने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो संत चोखा मिला, संत गोराबा, संत सेना, संत सावता, संत नरहारी, संत शेख मोहम्मद, ये इतने सारे जो लोग थे, ये सब आपके बुक में नाम मिल जाएगा। इसके लिए मैं लिखा नहीं रहा हूं, तो आप एक बार बुक रीड करोगे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि बुक भी साथ में रखा करो, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये जो संत थे, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं संत चोखाबा जो थे, तो संत चोखाबा की जो वाइफ थी, यानी उनकी जो धर्म पत्नी थी, जिनका नाम था संत सूर्याबाई, एंड उनकी जो बहन थी, जो सिस्टर थी, जिनका नाम था संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई और संत जनाबाई, ये जो थी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था इस पर्टिकुलर फील्ड में, यानी वर्करी मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही में संत कन्होपात्रा, संत बहिनीबाई स्यूरकर एंड जो बाकी के विमेन्स थे, यानी कि जो यहां पे जो फीमेल्स थे, उन्होंने भी यहां पे सपोर्ट किया था और उनमें ये सभी पैनल में, यानी कि सभी जो मेंबर्स थे इनमें वो भी शामिल थी। और पंढरपुर जो था, आप सभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पंढरपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, मैं भी बहुत मानता हूं। तो पंढरपुर जो है ना वाज द सेंटर ऑफ द संत मूवमेंट, यानी कि एक इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूं तो पंढरपुर जो था, विठ्ठल विठ्ठल याद आ रहा है, ठीक है। तो पंढरपुर जो था, ठीक है, तो पंढरपुर वाज द फर्स्ट सेंटर, यानी कि पहला सेंटर था जहां पे लोग, यानी कि जो संत थे वो इकट्ठा होते थे और जो चीजें होती थी, जो मूवमेंट होता था इनका, वर्करी मूवमेंट, यहां से स्थापना हुई थी और शुरुआत हुई थी। तो ऑन द बैंक्स ऑन द रिवर चंद्रभागा, जो कि पंढरपुर में एक नदी का नाम है, ठीक है ना, जो नदी का किनारा है जिसका नाम है चंद्रभागा। शायद आप लोग जानते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कहां है, लेकिन अगर कोई आसपास के रीजन से बिलोंग करता है तो मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना, ठीक है। ओके, तो जो संत थे और जो पिलग्रिम्स थे, यानी कि जो वर्करी थे, यानी कि जो श्रद्धालु बोलते हैं ना हम लोग इन शॉर्ट, तो वो जो थे वो यहां पे भक्ति में लीन होते थे, यानी कि वो जो मोमेंट था और संत लोग का जो डिवोशन था भगवान के प्रति एंड अलग अलग ट्रेडिशंस के प्रति, तो उनको बहुत ज्यादा रिजॉइस करते थे, बहुत ही आनंदमयी ये लोग व्यतीत करते थे और ये बताते थे कि कैसे इक्वालिटी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे बिलीव तो करना चाहिए, लेकिन अंधाधुन होकर अंधश्रद्धा को नहीं पालना चाहिए, चीजें इक्वालिटी के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। और साथ ही में भजन हो गया, कीर्तन हो गया और यूनिटी मेडल जिसको काला बोलते हैं, ये सभी चीज को इकट्ठा रख के ये मूवमेंट जो है चलता था, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट जो चलता था इसमें अलग अलग संत का अलग अलग रोल था, जैसे कि बहुत सारे संत का यहां पे मेंशन है, संत नामदेव है, संत ज्ञानेश्वर है, संत एकनाथ है, संत तुकाराम है, वैसे ही बहुत सारे संत के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन ये जो संत के बारे में जो चीजें हैं, जो एक्सप्लेनेशन है या फिर जो टॉपिक्स है, वो सभी चीज हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, इसको मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक सेपरेट लेक्चर में, एक अलग से लेक्चर में लेकर आऊंगा, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। तो फटाफट से लेक्चर नंबर 3 का इंतजार करना, क्योंकि आज का लेक्चर बस मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, जैसे कि परागना डिस्कस किया, फिर हमने कैलामिटी ऑफ फमाइन डिस्कस किया और वर्क ऑफ द वर्करी मूवमेंट क्या था ये डिस्कस किया, जिसमें बाकी का एक्सप्लेनेशन संत ने क्या क्या चीजें बताई और एक्सप्लेनेशन, वो सभी चीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना यार। जो हम लोग एफर्ट्स जो लगा रहे हैं ना, ये सही हाथों तक पहुंचनी चाहिए। जैसा मैंने अपना ड्रीम बताया आपको, वो जो एफर्ट्स है ना, ये सही हाथों तक पहुंचाओ, क्योंकि यार ये सब चीज इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कोई बताता है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा दिमाग से, कंसेप्चुअल नॉलेज से क्लियर हो, ना कि रट्टा मार के एग्जाम में लिखे। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको काबिल बनाने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। तो प्लीज ये एफर्ट्स को जरूर से प्रोत्साहन कीजिए और शेयर जरूर से करें अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।